अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को बहुत खुशामदीद। नाजरीन, आज बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इस तरह के जो हैपनिंग्स हैं वो हो रहे हैं और वो हमारे तमाम सवालात और आज के मौजूआत का हिस्सा हैं। बिलखुसूस फॉरेन पॉलिसी, हमारी खारजा उमूर और पूरी जो खित्ते की बिलखुसूस जो सूरत हाल है उसके हवाले से उन तमाम हाल अहवाल पर आज हम नजर डालेंगे। पहले मौजू पे नाजरीन हम बात करेंगे कल वजीर आजम इमरान खान के बहुत मायने खेज बयान की। वजीर आजम इमरान खान की तरफ से इसको पॉलिसी स्टेटमेंट वंस अगेन कंसिडर किया जाए। इससे पहले भी नाजरीन वजीर आजम ने इस हवाले से क्लैरिटी दी थी और कल फिर अपनी ही बात को वो रीआइटरेट करते हुए नजर आए कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तब तक किसी तरह की नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती ताल्लुकात में जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता। और बिलखुसूस जो 5 अगस्त 2019 का इकदाम था भारत का मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से, जो उनका खुसूसी स्टेटस छीना गया था और जिस तरह की बर्बरियत फिर उस पूरे वाक़े के बाद रूनमा हुई मकबूजा जम्मू कश्मीर में, उस जब तक पूरी चीज़ को वापस विड्रॉ नहीं करता भारत, तब तक किसी तरह की नॉर्मलाइजेशन कश्मीरियों के साथ धोखे या बिट्रेल के बराबर होगा। ये बहुत नाजरीन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि वजीर आजम इमरान खान की तरफ से कल हमने देखी जब वो इंटरेक्ट कर रहे थे अवाम से बजरिया फ़ोन कॉल्स। और ये नाजरीन पहले भी बात एक दफ़ा पहले भी इस बात की क्लैरिटी वज़ीर आज़म की तरफ से आ चुकी है और ये सेकंड सच इंस्टेंस है जब हमने देखा है। ये इस पूरे तनाज़ुर में नाजरीन जो एक मीडिएशन है या सालसी के किरदार हैं, इसके ऊपर हमने मुतअद्दिद मरतबा अपने इस प्रोग्राम में भी आपके सामने गुफ्तगू की है और चहमगोइयाँ भी इस हवाले से थी। लेकिन जो मीडिएटर्स हैं, कुछ कुछ ऐसे ममालिक हैं, कुछ फ्रेंडली कंट्रीज हैं जो कि इस पे मीडिएशन करना चाहते हैं, उस रोल को नाजरीन हम जो है डिनाई नहीं कर सकते, वो अनडिनाइबली मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान का इसमें बड़ा दो टोक मौकफ है। पहले इस पे सवाल भी हम लोग मुलायजा करेंगे, फिर अपने गेस्ट का भी रुख करेंगे, दीगर सवालात और मौजूआत पर भी बात होगी। लेकिन पहले एक ब्रेक, फिर उसके बाद वापस आते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला الصلاة حي على الصلاة
सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर अदालत जुड़वा शहरों से शाये होने वाला अखबार रोजनामा मेट्रो वॉच रवां बरस अपनी कामयाबी के 10 साल मुकम्मल कर रहा है। रोजनामा मेट्रो वॉच इस सिलसिले में तबादुर के साथ कामयाबी के इन 10 सालों के हवाले से खुसूसी अशातों का भी एहतमाम कर रहा है, जिसमें खुसूसी मज़ामीन, इंटरव्यूज़ और फीचर्स शामिल हैं। आज ही अपने हॉकर से रोजनामा मेट्रो वॉच की कॉपी बुक करवाएं और विजिट करें www.metrovatch.com.pk। वेलकम बैक नाजरीन। रिज्यूम करते हुए पहले अपने मौजू पर बात करते हैं। जैसे कि ब्रेक से कबल आपको बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान का पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से एक बहुत अहम पॉलिसी स्टेटमेंट कि जब तक कश्मीर के मामले पर भारत विड्रॉ नहीं करता 5 अगस्त 2019 के इक़दाम, तब तक इस पूरी चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता, डिस्पाइट मीडिएटर्स जो कि मौजूद हैं और जिनकी बात बारहा हुई है इससे पहले भी। बगैर किसी फर्दर अडू के हम लोग अपने मेहमानों की तरफ जाते हैं। फिर इसी कंटिन्यूटी में नाजरीन हम दीगर जो अहम उमूर हैं, बिलखुसूस हमारे खारजा उमूर के हवाले से, उनके ऊपर भी बात करेंगे। तमाम सवालात को ऑन बोर्ड रखेंगे। यहाँ स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए नजम साकिब साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, और डिप्लोमेटिकली तमाम उमूर पे हमें रहनुमाई आपकी हमारे साथ होगी। वेलकम ऑन बोर्ड एम्बेसडर साहब, ग्रेशियस कि आपने हमें ज्वाइन किया। मलिक अनवर ताज साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए, और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं आप बराए दिफा। वेलकम ऑन बोर्ड मलिक साहब, आपकी भी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। आपसे हम लोग गवर्नमेंट के तमाम पर्सपेक्टिव्स जानेंगे। नाजरीन हमें सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप, हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट और अपनी जमात का एज वेल एज इन तमाम उमूर पे, क्योंकि आपकी गहरी निगाह है, इन तमाम चीज़ों को पार्लियामेंट में भी देखते रहे हैं, तो वेलकम ऑन बोर्ड सेनेटर साहब, आपकी भी हम रहनुमाई इन तमाम उमूर पे हासिल करेंगे। और नाजरीन हमें अपने एक पर्टिकुलर हमारे जो सेगमेंट में पाकिस्तानी एम्बेसडर इन कुवैत सैयद सज्जाद हैदर साहब भी ज्वाइन करेंगे, जब हम इस पूरे मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर उनका हम लोग खुसूस जो कमेंट है वो मांगेंगे। लेकिन नाजरीन टू बिगिन विद, नजम साहब आपसे इस बात का आगाज़, वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से बहुत अहम ये बयान और ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट, कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? क्योंकि ज़ाहिर है इस पूरी चीज़ से बहुत बड़े पैमाने पर एक पॉपुलर वोट भी है, जो कि किसी भी जो भी कोई पॉलिटिकल जो हुकूमत हो बिलखुसूस उनका अटैच होता है कि कश्मीर के मामले पर, क्योंकि हम तमाम के जज्बात मुंसलिक हैं, तो इसके ऊपर हम बहुत कोई कम गुंजाइश रह जाती है कि कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा फैसला ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मोना, आपने बड़ा अच्छा तारुफ करवाया इस मौजू का। इससे पहले कि इस पे बात की जाए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये जो बयान दिया है ये असल में है क्या, बड़ा ज़रूरी है ये समझना कि पाकिस्तान में जिस तरह हर मुल्क में होता है, एक हुकूमत होती है मोना और एक होती है रियासत। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो कश्मीर पे जो हमारा स्टैंड है, प्रिंसिपल स्टैंड है, वो किसी हुकूमत का मरहून मिन्नत नहीं है, ये रियासत की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हुकूमत आएगी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रियासत की ये है कि ये मकबूजा कश्मीर जो है इस पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के रेलेवेंट रेजोल्यूशंस हैं, उनके मुताबिक एक रेफरेंडम प्लेबिसिट होना है, जिसमें कि तमाम कश्मीरियों ने जो भी डिस्प्यूटेड एरिया है उन्होंने ये फैसला करना है कि वो पाकिस्तान के साथ रहेंगे कि हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। अब आते हैं आपके इस बयान की तरफ। बड़ा जरूरी है ये जानना कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो एक लाइन में बात की है ये असल में है क्या, इसके अंदर पूरी एक कहानी छुपी है। वो इस तरह से कि वो कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात मामूल पे नहीं आ सकते, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती जब तक के 5 अगस्त 2019 के जो हालात उससे पहले थे उस पर वापस नहीं आते। और फिर जाहिर है जब वो वापस आएंगे तो हमारा जो प्रिंसिपल स्टैंड है कश्मीर पे वो सामने आएगा। तो इसको यूं समझिए कि जो पिछले तकरीबन 6-8 महीनों में ये जो हमने चेमगोइयां जिसका आप जिक्र कर रही थी ना कि जी अब पता नहीं हिंदुस्तान के साथ ट्रेड शुरू हो रही है और अब वहां से पता नहीं आटा आएगा, टमाटर आएंगे, आलू आएंगे और पता नहीं क्या क्या यान आएगा वगैरह, और उसको हमने रोका, उसको बताया गया, एक हवा चली कि ट्रेड शुरू हो रही है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इस बयान ने इस तमाम किस्म के मुगालतों को रद्द करते हुए
स्टेट ऑफ पाकिस्तान की और फिर उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी को बड़े ही वाजे तरीके से एक ही फिक्रे में कर दिया है कि 1 लाख के करीब आपके शहीद हो चुके हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनके लहू पे कैसे सौदा हो सकता है, उनके लहू पे सौदा करके हम उनसे ट्रेड या बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मोना, इस स्टेटमेंट ने बहुत सारे जो अफवाहें थी, जो गपशप हो रही थी कि पता नहीं पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ जफियां डाल रहा है और उसके बगलगीर होगा और अब हालात ठीक हो जाएंगे, और एज इट इज जिस तरह यानी जो हिंदुस्तान है उसका वो वाला कश्मीर हो जाएगा, पाकिस्तान का ये वाला कश्मीर हो जाएगा, और बात जो है वो आगे बढ़ेगी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं एक दफा फिर से कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने इन सारी बातों को रद्द करते हुए, गलत साबित करते हुए, गिवन द र्यूमर मिल, ये क्लैरिफिकेशन सारा योर कुछ व्यू क्लियर जरूरी कर थी। दिया। ठीक है, मैं मलिक साहब आपकी इजाजत से, ताकि मैं सेनेटर साहब का एक पहले व्यू पॉइंट आ जाए, फिर उसके बाद आई एम श्योर हमारे पास मजीद टॉकिंग पॉइंट्स होंगे जो कि हम आपके साथ रखेंगे आगे। लेकिन सेनेटर साहब आपकी तरफ पहले बताइएगा, ये जो कश्मीर का बिलखुसूस मामला है ये हम तमाम के लिए बहुत हसास मामला है, और इसकी हसासियत को जानते हुए ये जो बात थी ये बड़ी जरूरी थी। अब आप बताइएगा इस पूरी चीज में किस तरह से मजीद आगे बढ़ा जाए, क्योंकि 5 अगस्त 2019 का जो एक तल्ख हकीकत है वो ये है कि वो जो इकदाम था वो अभी भी इन प्लेस है। देखिए, कश्मीर के साथ में हमारा जो बहुत वाज़ेह था और बुनियादी पर हुआ था जो तो जिम्मेदारी थी। देखिए, अभी हालात जो है नहीं है कि प्रिंसिपल हम 10,000 नहीं कर सकते हैं, मगर मुमकिन दौर के साथ चीन में मशवरा के साथ आप जो है होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती होना चाहिए, आपस में मिलना और हमारे जो के साथ जो बॉर्डर ट्रेड होनी चाहिए। और ये आज मॉडर्न वर्ल्ड खून खराबे के बाद भी ताइवान जो कि हिस्सा है चाइना का, चाइना और हिंदुस्तान की तभी ट्रेड हो रहे हैं और हमसे बहुत हो रहे हैं। तो आज के मॉडर्न दौर के हिसाब से अपनी जगह पर कायम, पर हमें जो है बिल्कुल बातचीत ट्रेड करनी चाहिए, जो दुनिया जिस तरह कर रही है फॉलो करनी चाहिए। इमरान खान साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा सेनेटर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, और मीनवाइल मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आपकी हम एटलीस्ट ऑडियो कम से कम बजरिया अगर टेलीफोन लाइन ले लें तो शायद थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। आई विल गेट बैक टू यू, आप अपना नुक्ता फिर उस वक्त जरूर प्लीज मुकम्मल कीजिएगा। लेकिन मलिक अनवर ताज साहब आप बताइएगा, ये आपकी हुकूमत के लिए ये जो क्लैरिटी आई है ये बड़ी जरूरी थी। जैसे अभी नजम साहब ने फरमाया, एम्बेसडर साहब इज ऑफ द व्यू कि जाहिर है चहमगोइयां थी और बहुत सारी इस हवाले से अफवाहें थी, उनको एक चीज हमने पुट टू रेस्ट किया। लेकिन ये तो बात सही है, लेकिन इसके आगे भी जाहिर है आपकी हुकूमत ने बढ़ना है, क्योंकि 5 अगस्त का इकदाम अपनी जगह अभी भी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना इस तरह है जिस तरह एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि जो चिमगुइया थी कि इंडिया के साथ एक किस्म का वो मामला तय हुआ है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ ये बैक डोर पे कुछ इस तरह की बात है। लेकिन वो चीज़ सिर्फ खान साहब के इस एक स्टेटमेंट की वजह से मुकम्मल क्लियर हो गई। दूसरी बात यह है कि आप जिस तरह कह रहे कि इससे मज़ीद अगर इसमें खान साहब ने जो कहा कि 5 अगस्त 2019 से पहले जो हालात थी उसी हालात पे अगर वापस इंडिया नहीं आते तो न उसके साथ ट्रेड हो सकती है, उसके साथ ताल्लुकात में नॉर्मलाइजेशन आ सकती है, न उसके साथ और इस तरह के डायलॉग हो सकती है। तो उसने ये भी कहा कि इस मीडिएटर्स भी इस तरह के हैं कि वो मीडिएशन करना चाहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल स्टैंड जो पाकिस्तान का है वो इस एक ही स्टेटमेंट से वाज़ेह हुआ। दूसरी बात यह है कि इसके अलावा खान साहब ने आपने यूएनओ में जो पिछले साल जब उसने एक इजलास में उसमें स्पीच की थी, उसमें सारी चीज़ें पूरी कौम को वाज़ेह हुई कि इंडिया के जो चेहरा था उस पूरी दुनिया को खान साहब ने नुमाया कर दिया और पूरी दुनिया को दिखाया कि इंडिया इस चीज़ पे कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रहे हैं। कश्मीर में तकरीबन 1 लाख से ज़ायद लोग शहदा है, जो इन लोगों के और जो उसने कुर्बानियाँ दी है शहदा ने, तो उस पर आप इस तरह का बात नहीं कर सकते कि उसको इग्नोर करे।
पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मेन इशू है वो कश्मीर का है। इस पे तकरीबन 2 जंगें इस 2 कौमों के दरमियान, 2 मुल्कों के दरमियान हुई है। तो पाकिस्तान यही चाह रहा है और प्राइम मिनिस्टर की भी यही कोशिश है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करे, फ़ॉरेन लेवल पर इस चीज़ को रेस करना चाहते हैं। जो हमारा फ़ॉरेन मिनिस्टर है खान साहब अपनी स्पीचेस में वक्तन फ़वक्तन इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि इंडिया ने जो जुल्म किया है कश्मीर के साथ। आपने देखा कि कई तकरीबन 1 साल तक कर्फ्यू था, उधर लोगों के साथ जुल्म हो रहे थे, बच्चे मार रहे थे, लोग गुर्बत में और लोग घरों में मासूर हो चुके थे। जी, और तो कोरोना इस वायरस के अब होते हुए ये सब हुआ। कोरोना वायरस के होते हुए उन लोगों के साथ ये जुल्म हुआ। तो खान साहब की भरपूर कोशिश है और हमारी गवर्नमेंट की भी ये कोशिश है कि कश्मीर के इशू को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, कश्मीर के इशू को रेस किया जाए, इस पे कंसेंसस डेवलप किए जाए, ताकि ये इशू इसका फ़ायदार हल कश्मीर का जो वहाँ के जो मुसलमान है, जो हमारे भाई है, और मलिक जो साहब, हमारे एक अगर आप इजाजत दें, तवक्कुआत इसलिए भी बढ़ जाती हैं क्योंकि फ़लस्तीन के मामले पर जिस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ा और पाकिस्तान ने जैसा कि एक बहुत दो टोक मौक़िफ़ लिया और बहुत हद तक इस जो सीज़ फायर है पूरी जो चीज़ हुई उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा पिवटल रोल था, इसलिए भी जो तवक्कुआत हैं वो यकीनन कश्मीरियों की पाकिस्तान से और बढ़ जाती हैं। मैं इस सवाल का आपसे जवाब मांगती हूँ, लेकिन करीम ख्वाजा साहब, आपकी तरफ मैं दोबारा आती हूँ क्योंकि आपका उस वक्त मैंने ऑडियो, आपकी पूरी मुकम्मल बात हमारी तरफ नहीं आई थी। अब आप बताइएगा, आप पहले मुकम्मल करें फिर मैं मलिक साहब से इसका जवाब दूं। जनाब, पीपल्स पार्टी कश्मीर को अपना हिस्सा समझती है पाकिस्तान का, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने बहुत अच्छा मौक़िफ़ रखा था, जरदारी साहब ने रखा था। मसला ये कि अब जब मॉडर्न दौर में खुद चाइना ने पाकिस्तान को मुख्तलिफ वक्तों में मशवरा दिया कि भाई आप कश्मीर का अपनी स्टैंड रखें और ट्रेड भी होना चाहिए। अब आप चाइना और हिंदुस्तान का झगड़ा इतना हुआ, उनके लोग मरे भी सही, मगर ट्रेड हमसे ज़्यादा बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स कर रहे हैं। ताइवान को आप देखें, ताइवान का जो है अटूट अंग है चाइना का। तब चाइना और ताइवान का ट्रेड हो रहा है, उनके टॉकिंग टर्म्स हैं। हमें इस दौर, इस वक्त ये सब चीज़ें अपनी जगह पर, हमें ट्रेड भी करना चाहिए, हमें टॉकिंग टर्म्स भी रखना चाहिए, और हमारे बॉर्डर्स पर मिसाल के तौर पर सिंध से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर कश्मीर तक लाखों खानदान इस तरफ और उस तरफ हैं, उनको भी आना जाना चाहिए और ट्रेड भी होना चाहिए। और मैं एज अ पार्लियामेंटेरियन इस चीज़ को बहुत दफ़ा पार्लियामेंट में ये बात की भी है, फॉरेन अफेयर्स कमेटी में भी की है, और हमारा प्रिंसिपल स्टांस है बिल्कुल ये प्लेबिसाइट होना चाहिए। और आजकल मॉडर्न दौर के हिसाब से जिस तरह यूरोपियन यूनियन को आप देखें कि फ्रांस और जर्मनी और रशिया और ये, इन्होंने लाखों लोग मारे एक दूसरे से, करोड़ों लोग, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, टॉकिंग टर्म्स में। तो इस तरह चीज़ें नहीं चल सकती है। इमरान खान का स्टांस सही नहीं है। वैसे भी इस खिते में और इंटरनेशनली पाकिस्तान टोटल आइसोलेट हो रहा है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पार्लियामेंट को बनाना चाहिए, किसी और को नहीं। और इन्होंने अच्छा, कोई मशवरा सेनेटर करीम ख्वाजा, कश्मीर मुझे का थोड़ा क्या, समझने मेरी में बात सुने, आपसे मेरी सारी बात सुने। जी इन्होंने नहीं पार्लियामेंट से मशवरा किया अभी तक, कभी भी किसी चीज में भी। ये एक स्टांस है, कश्मीर हमारा टूट अंग है। आप गिलगित बल्तिस्तान को बनाएं, क्या सूबा बनाएं, और उसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ये डिमांड है वहाँ के गिलगित बल्तिस्तान की, मिसाल के तौर पर डिबेट होनी चाहिए। ये भी चीज पार्लियामेंट में क्यों नहीं करते हैं, पार्लियामेंट में ये सब चीजें ठीक डिबेट। है। अच्छा, मुझे तो मुझे जरा बिल्कुल क्लैरिटी आपसे ही चाहिए सेनेटर साहब। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अभी आप कह रहे हैं कि डिस्पाइट कश्मीर जो भी मामलात हैं, और 5 अगस्त के बाद आपको पता है वहां पर बर्बरियत किस पैमाने पर बढ़ गई है, तो आप कह रहे हैं उसके होते हुए भी ट्रेड और ये तमाम चीजें ये आपको लगता है कि जारी रहनी चाहिए, क्योंकि आप ये सही फरमा रहे हैं, ये एक स्कूल ऑफ थॉट जरूर है, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, ये एक ओपिनियनेटेड स्कूल ऑफ थॉट है कि जी तिजारत और दीगर मामलात भी चलते रहे और कश्मीर के ऊपर भी जो बातचीत है या जो हमारी उसके ऊपर जद्दोजहद है वो भी हम चलाते रहें। बिल्कुल। देखें, जो वहाँ बर्बरियत हुई है वो अभी तो नहीं है, 70 साल से हो रही है, 72 साल से हो रही है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू का हूँ, और मैंने ये बात जब बाजवा साहब आए थे हमारे पास पार्लियामेंट में ब्रीफिंग देने सेनेट को, तो मैंने उसको भी कहा था। मैंने उनको ये कहा था कि जिस तरह मैंने उनको कहा, ये आप अपने दोस्तों में मीन जाकर, जो कोर कमांडर्स में बैठकर जाकर बात करें, जिस तरह एक अक्सर ये मुल्क
जिस तरह हमारी आर्मी का पेंटागन से ताल्लुकात है, जिस तरह हमारी स्टेट ऑफिस का सही है। तो वहाँ आपका वो आप के स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग इसी तरह सुने मेरी पूरी बात, असल बात सुने। पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट भी होना चाहिए। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट का इंडिया की पार्लियामेंट के साथ होना चाहिए। तो ये सब चीजें नहीं होगी तो किस तरह बात होगी? आप बात नहीं करेंगे तो फिर तो कभी सारी जिंदगी मसले हल नहीं होंगे। ठीक है, सारी ठीक है। दुनिया में इस तरह हो रहा है। हाँ मलिक साहब, अब आप बताएं आपका क्या ख्याल है कि इस पे पार्लियामेंट का, एक तो जो इसमें बात एक है कि पार्लियामेंट का रोल और ये तमाम फैसले पार्लियामेंट से होकर आए, एक तो इस पे भी जवाब दें, और दूसरा ये कि एक बिल्कुल वाकई ये स्कूल ऑफ थॉट है। वैसे मैं करीम साहब आपकी सिर्फ मैं आपको एक दोबारा, ये आई एम श्योर आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि जब इस किस्म की चीज हुई थी, आपको याद होगा जब ये काबीना के में जब ये बात थी और ये जब प्रपोजल गया था, तो सबसे ज्यादा ऑपोजिशन ने इसके ऊपर बढ़ चढ़ के तनकीद की थी कि ये आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन खैर आपने अपना एक इस पे मुनफरिद व्यू दिया है। मलिक साहब आप बताएं। इस तरह है, करीम साहब की बात वो अपनी जगह पे है। जिस तरह आपने ख़ुद वाज़ेह किया कि जब एक न्यूज़ में एक ख़बर चली कि पाकिस्तान इंडिया से चीनी एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट चीनी और कपास इंपोर्ट कर रहा है, तो पूरे अपोजिशन ने असम्बली में बिल्कुल एक वावेला मचाया और शोर मचाया कि ये क्यों इस तरह हो रहा है और ये कश्मीर का सौदा कर रहे हैं और इस तरह की बातें हो रही थी। बात यह है कि बात इंसानियत की है। कश्मीरी हमारी भाई है, वो मुसलमान है। वो जो फार्मूला तय हुआ था कि जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत होगी वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा, जहाँ पर हिंदू की अक्सरियत होगी वो हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, उसी फार्मूले के मुताबिक फिर इसके बाद यूएनओ में रेजोल्यूशन इसमें पास हुई। उसके मुताबिक वहाँ के लोगों के राय का इख्तिराम किया जाए कि आए वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। फिर उसमें मोदी ने उसमें और नेगेटिव रोल प्ले किया। उसके बर्बरियत के किस्से तो आपको मालूम है कि वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ किस तरह का रवैया करते हैं, किस तरह के उसके साथ जुल्म करते हैं और क्या उसका तर्ज हुकूमत है। तो उसने वो कसर भी नहीं छोड़ी कि उसने 370 एक्ट के थ्रू 19 अगस्त 2019 सॉरी 5 अगस्त 2019 को उसको स्टेटस भी ख़त्म कर दी। जब ऐसे हालात हो जाए फिर आप इसके साथ दोबारा ट्रेड किस तरह शुरू करेंगे? ट्रेड तो मोरली भी इंसानियत के तौर पर भी, मुसलमानियत के तौर पर भी हम इस लोगों के साथ किस तरह ट्रेड शुरू करें? पहले वो अपने पहली हालत पे वो दोबारा वो स्टेटस ले आए, उसके साथ हम डायलॉग भी करेंगे, उसके साथ हम मीडिएशन भी करेंगे, उसके साथ हम ट्रेड भी करेंगे, उसके साथ हम ताल्लुकात भी बात करेंगे, इसका कोई पायदार हल भी निकालेंगे। यानी आपका भी ये ख्याल है कि जिस वक्त ये जो इंपोर्ट करने की बात हो रही थी उस वक्त आपका ख्याल था कि नहीं होनी चाहिए ये, राइट? ये आपका ये उस वक्त भी व्यू था कि पहले नॉर्मलाइज कश्मीर के मामले पर पीछे जाए, फिर बिल्कुल इसी तरह जी। नजम साहब आपका इस पे वन लाइनर आ जाए, फिर ये टॉपिक मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ कि ये इसमें दो जो हैं ये ओपिनियंस हैं। आप दूसरे ओपिनियन के बारे में क्या कहते हैं, ये जो करीम साहब ने जिसको ये दोनों ओपिनियन के अलावा मोना 4 और ओपिनियन भी हो सकते हैं। सही है। सवाल ये है कि उसमें पाकिस्तान का जिसको हम नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं उसके एंगल से देखा जाए तो क्या होना चाहिए। देखिए, एक तरफ है कि कश्मीर में मेरे बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, इसमें यह है कि मुसलमान हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है। दूसरी तरफ यह है कि ये पाकिस्तान का एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल समझ लीजिए कि बाकायदा तौर पे पाकिस्तान का ये हक है, पाकिस्तान का ये फर्ज है कि वो कश्मीर की हिफाजत करे। और फिर एक और बात है, आप पार्लियामेंट में बैठ के कोई भी बात कर लें, किसी किस्म का रेजोल्यूशन पास कर लें, लेकिन 1947 से लेके आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक रेजोल्यूशन आए और वो कश्मीर पे हो और वो यूनानिमसली पास ना हो। लिहाजा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त क्या कह रही है। मुझे ये पता है कि ये रियासत पाकिस्तान का है, उसूली मौक़िफ़ है और ये रहेगा जब तक पाकिस्तान मौजूद है। सही। नाजरीन, इस नोट पे इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं और अगले मौजू की तरफ हम बढ़ते हैं। कुवैत में नाजरीन ये बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए कि 10 साल
से जो पाबंदी थी कुवैत में वीज़ास के ऊपर, तो वो उठा ली गई है और बिल आखिर ये एक बड़ी कामयाबी है जो कि पाकिस्तान ने अपने नाम की है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र नाजरीन 2011 में वीज़ास बंद हुए थे और ये कुवैत हुकूमत का फैसला था जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान ये ममालिक भी शामिल थे जिनके लिए वीज़ास पे पाबंदी लगाई गई थी। इसमें जाहिर है क्योंकि 2011 से अब तक 10 साल का तवील अरसा गुजर चुका है। ये जब ये इवेंट था तो उस वक्त की पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और फिर पीपल्स पार्टी की हो या नून लीग की फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट हो, हर किसी ने अपने अपने तौर पे कोशिश की कि इस बैन को या ये जो पाबंदी है इसको लिफ्ट कर ले कुवैती गवर्नमेंट। लेकिन बिल आखिर इस दफ़ा ये जो कोशिशें हैं ये रंग लाई हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद साहब का भी इसमें एक जो है रोल है और रोजगार के ज़ाहिर है इसमें फिर मौके बेहतर होंगे और बिलखुसूस जो पाकिस्तानी जो कुवैत में मुकीम है और बड़ी एक लेबर फोर्स हमारी है जो कि कुवैत में मुकीम है, तो उनके लिए जो परेशानियां या जो दुश्वारियां मुश्किलात 10 साल से चली आ रही थी, बिल आखिर ये उनका एक इख्तिताम हुआ है और अच्छे नोट पर हुआ है। ज़ाहिर है इसमें तिजारत के भी बहुत सारे इसमें जो मौके हैं वो तिजारत के भी इससे खुलते हैं और बड़े सारे एवेन्यूज़ हैं जो कि हम लोग मज़ीद भी इसके इस पूरे अच्छे जो एक ओमन है या इस खुशखबरी के पेश नज़र इसके होते हुए इसके होने के बाद हम इसमें बहुत सारे ऐसे मजीद फ़वाइद हैं जो कि कुवैत के साथ हम रीप कर सकते हैं और ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैं समझती हूँ माइलस्टोन है जो कि हम लोगों ने ख़ास तौर पे अपने खारजा उमूर में हमने अचीव किया है। इस पे हमारी कोशिश है कि जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं कुवैत में उनसे हम बात करें क्योंकि बाज़ाब्ता ज़ाहिर है उनकी भी इसमें एफर्ट्स हैं और उन्होंने किस तरह से ये चीज़ें उनके व्यू में मुमकिन हो पाई हैं उनसे हम लोग जानेंगे। लेकिन अगर इस टॉपिक के ऊपर ज़ाहिर है हम लोग बात का आगाज़ कर लें, मलिक साहब आपसे पहले अगर मैं स्टार्ट कर लूँ इस पे इनिशियल कमेंट एक मुझे आपका पहले मिल जाए। बहुत बड़ी चीज़ है जो ज़ाहिर है पाकिस्तान ने एक बड़ी अचीवमेंट है जो कि हमने अपने सर की है, तो आप बताइएगा कि ये अब आगे क्या आप देखते हैं कि ये मामलात हम कुवैत के साथ और दीगर कैसे हम लोग एवेन्यूज़ मज़ीद खोल पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए भी और ख़ासकर दोनों ममालिक के लिए, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान इसमें से तिजारत भी दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ेगी और स्पेशली 2011 में जब ये चीज़ बंद हो गई थी, उस हमारे पाकिस्तानियों पर बैन लगी थी वीज़े का, तो उस वक्त तकरीबन 1,80,000 पाकिस्तानी लेबर्स उधर काम कर रहे थे। अब वो तादाद अब इतने कम हो गई कि तकरीबन 3-4 हज़ार तक वो पहुँच गई। तो आप खुद अंदाज़ा कर ले कि 1,80,000 पाकिस्तानी अगर उधर काम कर रहे थे, उसके फैमिलीज़ 1,80,000 लोगों की फैमिलीज़ उसके भी बेनिफिट्स मिल रहे थे, रेमिटेंसेस भी पाकिस्तान को आ रहे थे और वहाँ पर पाकिस्तानियों को रोज़गार भी मिल रहा था और ये सिलसिला ख़त्म हुआ था। तो ये हमारी पीटीआई गवर्नमेंट की और प्राइम मिनिस्टर साहब की और जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब है, ये उसके मैं उसको दाद देता हूँ और ये इसकी बड़ी कामयाबी है कि ये वीज़ा कुवैत के साथ खुल गई और बहुत से पाकिस्तानी ऐसी है फैमिलीज़ है कि वो चाहते हैं कि कुवैत में दोबारा काम शुरू करे, वहाँ पर लेबर, वहाँ पर मुख्तलिफ रोज़गार, वहाँ पर नौकरियाँ वगैरह ये शुरू कर ले। तो इससे एक तो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ठीक रहेंगे, ताल्लुकात भी में भी और लोगों के माशी हालात भी इससे बेहतर होंगे। अच्छा, हमारे साथ नाजरीन अब सैयद सज्जाद हैदर भी मौजूद हैं और उन्होंने बजरिया फ़ोन हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तानी एम्बेसडर इन कुवैत। उनसे भी ज़ाहिर है बाज़ाब्ता तौर पे उन्हीं से जानते हैं कि कैसे ये मामलात हो पाए। अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी? खैरियत है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, होप यू आर डूइंग वेल। आप बताइएगा सज्जाद साहब, एम्बेसडर साहब, कि ये कैसे चीज़ें मुमकिन हो पाई और पाकिस्तान की तरफ से जाहिर है कि 10 साल से ये मामला जो है इस तरह से एक लिम्बो में था, तो अब ये बिल आखिर अगर इसका हल हो पाया तो व्हाट मेड इट पॉसिबल। जी एम्बेसडर साहब। जी जनाब, ये मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी है जो हुकूमत कुवैत ने पाकिस्तानियों के वीज़े पर से पाबंदी हटा दी है। इसका सिलसिला इस तरह से शुरू हुआ कि पिछले साल जो है ना, आपको मालूम है कोविड-19 के सिलसिले में बड़े चैलेंजेस थे। तो एक दफ़ा बल्कि बहुत सारी दफ़ा ये जो है गुफ्तगू रही कि किस मुल्क से डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ या नर्सेस वगैरह कुवैत आ सकते हैं। कुछ मुल्कों से इन्होंने गुजारिश भी की, तो मेरी याददाश्त के मुताबिक वो तमाम मुल्कों ने डॉक्टर की सप्लाई, मेडिकल प्रोफेशनल्स की सप्लाई से इनकार कर दिया। पाकिस्तान से जब हमसे रिक्वेस्ट की गई तो हमने कहा कि
कोविड के सिलसिले में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कंट्रोल हासिल किया है, तो आप क्यों ना जो है ना पाकिस्तानी टिड्डी हमले को कुवैत आने की इजाजत दें। उस सिलसिले में क्या हुआ कि 4 जुलाई 2020 को एक मुआहिदा तय पाया, जिसमें जो है ना पाकिस्तान और हुकूमत कुवैत के दरमियान ये तय हुआ कि हुकूमत कुवैत पाकिस्तानी टिड्डी हमले को कोविड के 19 के सिलसिले में यहाँ पर बुलाएगा। अच्छा, वो कोविड का जो कोविड-19 की रोकथाम के सिलसिले में जो एग्रीमेंट था, उसमें जो है ना ये चीज थी कि ये एग्रीमेंट जो है ना सिर्फ 6 महीने के लिए होगा, और जैसे ही कोरोना की सूरत हाल जो है ना इम्प्रूव होगी तो इनको इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन सफारतखाना पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कोशिश के बाद वो टिड्डी हमले को ना सिर्फ जो है ना उनके कॉन्ट्रैक्ट को परमानेंट किया, बल्कि उनकी फैमिली को भी इस सिलसिले में आने की चर्चा के सिलसिले में कोशिशें जारी रखी। वंडरफुल। अच्छा, अभी इस वक्त ये सूरत हाल है कि तकरीबन 800 के करीब मौजूद हैं पाकिस्तानी टिड्डी हमला, और उनकी परफॉर्मेंस की वजह से कुछ और भी जल्द आएंगे। अब आपने जो एक सवाल किया है कि ये सारी चीजें जो है ना किस तरीके से और हुई, देखिए हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत कुवैत के दरमियान बड़े गहरे रवाबित हैं, और ये पिछले 1-1.5 साल 2 साल में बहुत अच्छे हो गए, और इसकी वजह मेरे ख्याल में पाकिस्तान का आलमी सतह पर या रीजनल सतह पर एक किरदार, और उस किरदार ने जो है ना एक बहुत बड़ा रोल अदा किया कि पाकिस्तान की लेबर फोर्स को यहाँ आने के लिए उसका ऐलान किया गया। पाकिस्तान की आप ये देखिए कि तकरीबन 10-11 साल से पाकिस्तान की जो है तो वीजे पर पाबंदी थी, और पाकिस्तान के नंबर किसी न किसी अंदाज से जो है ना कम होते जा रहे थे। हुकूमत पाकिस्तान ने, सफारतखाने ने ये पूरी कोशिश की कि उस वीजे के इजरा को दोबारा शुरू किया जाए, और एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई, और इस कामयाबी में मैं ये कहूँगा कि तकरीबन तमाम सेक्टर्स में इस वक्त करेंटली जो है ना पाकिस्तान के जिसको ऐलान किया गया है उसमें ये है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो GCC कंट्रीज में हैं, इसी तरह पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो पाकिस्तान में हैं, वो चेंबर ऑफ कॉमर्स की इन्विटेशन के जरिए कुवैत आ सकते हैं। इसके साथ साथ ऑयल सेक्टर में पाकिस्तानी आ सकते हैं। इसके अलावा दूसरे दीगर शोबे में भी पाकिस्तानियों को वेलकम किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जी ये हुकूमत पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और इसमें तमाम इदारों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। अच्छा, मुख्तसरन अगर आपसे जान सकूं एम्बेसडर साहब, इसके अलावा व्हाट नेक्स्ट? अब ये फरमाइएगा, आप कह रहे हैं कि ये जो कोविड को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की स्ट्रेटजी और जो पाकिस्तान ने जो मदद दी है कुवैत को, ये बेसिकली एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। इसके आगे क्या चीजें हैं, ख्वाह वो तिजारत हो या दीगर मामलात हो, हम कहाँ और मजीद इसमें जो बायलैटरलिज्म है आगे बढ़ा सकते हैं? आप काइंडली अपना सवाल रिपीट करेंगी? जी, कहाँ ये बायलैटरलिज्म मजीद हम कहाँ आगे बढ़ा सकते हैं कि अगर आगे जाते हुए कि ये तो एक बहुत अहम माइलस्टोन है जो हमने अब उबूर कर लिया है, इसके आगे आप क्या समझते हैं ये दोनों ममालिक किन उमूर पे अब मजीद इसको? कुवैत में जो है ना कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान बहुत अच्छे रिश्ते जो है ना कायम हैं, और ये दोनों ममालिक मुख्तलिफ फोरम पर इनके आइडेंटिकल व्यूज हैं। दोनों ममालिक ने ये फैसला किया है कि एक स्ट्रेटजी बनाई जाए जिसमें वक्तन फवक्तन नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ लेबर एंड मैन पावर, दूसरे जो है ना उसी शोबों में भी अपने एरियाज को मजबूत किया जाए, जिसमें ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, फूड सिक्योरिटी है, डिफेंस है। इन तमाम शोबों में जो है ना पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मजबूत रिश्ते कायम हो सकते हैं। पाकिस्तानी यहाँ पर जो है ना कुवैत को अपना दूसरा घर समझते हैं। अब
अब आप देखिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि यहाँ पर तकरीबन 1 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं, लेकिन इनका ये जो यहाँ से इन्वेस्टमेंट जाते हैं, यहाँ से जो मनी ट्रांसफर है बैंकिंग के जरिए, चैनल के जरिए, जी, उसकी भी रेमिटेंस वगैरह। तकरीबन $900 मिलियन के करीब है। तो इस साल तक तकरीबन $1 बिलियन के करीब पाकिस्तानी जो है ना, जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो रेमिटेंस करेंगे। ठीक है, तो राइट। अगर हम ये कहें कि जी जी एम्बेसडर हेलो। साहब प्लीज जी कंप्लीट कीजिएगा अपना जुमला। जी, जी तो अगर आप ये कहिए कि देखिए कुवैत में जो पाकिस्तानी मुकीम है, वो एक बहुत बड़ी, उनका अगर तनासुब का वो किया जाए तो बहुत ज्यादा यहाँ से जो है ना फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान भेजते हैं। दुनिया के दूसरे ममालिक में अगर आप देखिए तो वो पाकिस्तानियों की तादाद जो है ना खलीजी मुल्कों में 25 लाख है, 17 लाख के करीब है। लेकिन जहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 1 लाख जो है ना, जहाँ पर पाकिस्तानी है और तकरीबन $900 मिलियन या $1 बिलियन जो है ना रेमिटेंस है, तो एक बहुत बड़ी ठीक, अमाउंट राइट है। राइट एम्बेसडर साहब। देखिए ये जो है ना, ये सिर्फ ताल्लुकात जो है, सिर्फ ये नहीं कि ये हम जो है ना लेबर और मैन पावर को यहाँ पर कुवैत में आए। मैं समझता हूँ कि जी साइबर सिक्योरिटी में दूसरे दीगर भी जो उमूर हैं या एरियाज हैं वहाँ पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब आपके वक्त के लिए। आपने बड़े हमें वैल्यूबल अपने इसमें कमेंट्स बताए हैं कि ये कैसे चीजें मुमकिन हो पाई। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, आपने अभी पाकिस्तानी जो एम्बेसडर हैं कुवैत में, आपने उनकी बात सुनी, क्या ख्याल है आपका? ये तो 2011 में जो एक मामला हुआ था और वीजा पे पाबंदी, आपके इल्म में है कि वो सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर सीरिया, अफगानिस्तान, ईरान, मतलब इन जैसे ममालिक के साथ ही पाकिस्तान का शुमार किया गया था और काफी बदकिस्मत सूरत हाल सिक्योरिटी की थी। तो क्या ये इस बात का भी एक टेस्टमेंट आप समझते हैं कि सिक्योरिटी हालात बेहतर हुए हैं? और ये भी बताइएगा कि अगर आपकी गवर्नमेंट उस वक्त थी, आपने अगर उस वक्त एट दैट पॉइंट इन टाइम कोई कोशिश की हो कि ये जो एम्बार्गो या ये जो बैन है ये लिफ्ट हो जाए? देखिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के पास बहुत चीजें हाथ में नहीं होती है। जो बनाने वाले होते हैं वही पाकिस्तान को अफगानिस्तान और सीरिया और दीगर मुल्कों में शुमार करते हैं। तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अभी कमिंग 4-6 महीने में चीजें समझ में आएगी कि आया अफगानिस्तान के हालात किस तरह जाते हैं। अफगानिस्तान को पाकिस्तान क्या 5वां सूबा करता है या उसको इंडिपेंडेंस रखता है। तो ये सब हालात जो है सारे इंटरनेशनल एरेना पर चीजें नजर आती हैं कि हम क्या चाहते हैं। हम भले पीटीवी में कुछ भी कहें तो सारी दुनिया की इंटरनेशनल प्रेस में चीजें कुछ और हैं। अगर पाकिस्तान 190 मुल्कों से दोस्तियां रखता है, ट्रेड करता है, कॉमर्स करता है और पैसे लाता है तो बहुत अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं। पर ये चीजें यहाँ नहीं हो रही है, या कुछ और सोचने वाले कुछ और सोच रहे हैं। तो इसके बारे में आज जो मैं कहूँगा कि कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद पता चलेगा कि कुवैत वाले गल्फ काउंसिल के साथ चलते, जो उनकी पॉलिसी इस तरह होती है। ये जो मिडिल ईस्ट में जो भी लोग गए हैं, जुल्फकार अली भुट्टो के दौर से शुरू हुए थे और हम चाहते हैं और भी बढ़े, पर हमारी पॉलिसीज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें लोग सुनते नहीं है। पीटीवी में तो लोग वो एक अलग बात है, लेकिन अभी हम लोग बात ज़ाहिर है ये इस सेंस में कर रहे हैं ना कि ये तो जो एक फैसला हुआ है इसमें हमें ऑब्वियसली इसमें तो कोई आपको शक नहीं है। इसको हम 1 महीना 2 महीने के बाद आई कैन कमेंट ऑन इट। आई सी। तो आप बताइएगा इसमें सेनेटर साहब, मैं अपनी ज़ाहिर है इंटरप्रिटेशन के लिए, क्योंकि जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं आपने उनकी बात सुनी, वो कह रहे हैं कि कोविड की बेहतर हैंडलिंग ये एक रीजन था कि जिस वजह से पाकिस्तान को इतना बड़ा ये एक रिलीफ मिला है। I don't think so। आपके व्यू में क्या आपको लगता है कि अगर कोई और इसमें बात है तो वो भी आप जरूर रखें, क्योंकि नजमो साकिब भी बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनसे भी पूछूंगी कि इन हिज असेसमेंट क्या बात है। पाकिस्तान ने टेम्परिंग की है कोविड में हमेशा। मैंने बहुत दफा आपके प्रोग्राम में कहा है कि चीजें जो है वो चीजें नहीं है। खासतौर पर पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में टेस्ट कम हो रहे हैं। चीजें वो चीजें नहीं दिखा रहे जो दिखाई जानी चाहिए। तो वो तो सिंपल बात है कि वो सही हैंडल नहीं किया जाए। जहाँ तक कुवैत का और सारी दुनिया का ताल्लुक है, ट्रेड आए, पैसे आए हमारे पास, हमारे लोगों को फायदा हो, इसमें तो दूसरी साइड पीपल्स पार्टी की हो ही नहीं सकती है। हम तो कहते हैं कि किसी की भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। लैटिन अमेरिका से भी आए, कैरिबियन से भी आए,
अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से भी आए, ईस्ट अफ्रीका से भी आए, मिडिल ईस्ट से भी आए, वेस्ट अफ्रीका से आए। ये तो हम चाहते हैं 190 मुल्कों से दोस्ती हो, पर चीजें वो चीजें नहीं है। यहाँ कुछ और चीजें चल रही होती हैं और इसी वजह से पाकिस्तान सारी दुनिया में आइसोलेटेड है। पीटीवी में या हमारी मीडिया में हम कहते हैं वाह वाह वाह, ऐसी बातें में नहीं सुनते। मैं खुद पाकिस्तान को बहुत जगह रिप्रेजेंट किया है, आई हैव रिप्रेजेंटेड मेनी कंट्रीज एज अ सेनेटर। मुझे पता है कि पाकिस्तान को क्यों इस तरह किया जा रहा है और चीजें किस तरह चल रही है, एवरीबॉडी नोज इट। तो हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान को फायदा हो, इसमें तो दूसरी राय नहीं है कि पैसे आए, दोस्ती हो। लेकिन हाँ, इसमें आपको इन एसेंस आपकी दूसरी राय नहीं बिल्कुल, लेकिन आपका ख्याल है कि जो जाहिर है आपका ख्याल है कि एक पब्लिकेशन हमारे हिसाब से या हमारा परसेप्शन मीडिया फॉर द वेस्टर्न मीडिया बेहतर हो सकता है। लेकिन नजमुत साकिब साहब, जाहिर है यू आर द अथॉरिटी ऑन दिस मैटर, आप बताइएगा। सबसे पहले तो मैंने आपसे शिकायत करनी है एक, और वो शिकायत ये है कि मैं आपके बिल्कुल पास बैठा हूँ और आप मुझे वक्त ही नहीं दे रही, मुझसे पूछ ही नहीं रही कि ये सारा कुछ इतनी लंबी लंबी बातें हो गई। देखिए मुख्तसरन, ये जो कुवैत में शेख रशीद साहब गए हैं, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ख़त दिया है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, अल खालिद अल खालिद अल सबा को। अच्छा, उस खत में क्या लिखा है मैं आपको इस वक्त नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये कंफर्म ज़रूर कर सकता हूँ कि जिस तरह ये हमारे सफ़ीर साहब, ये सजाद साहब ने कहा है कि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने मिल के काम किया है, और मैं सबसे पहले तो इसमें इस वक्त की हुकूमत को दूंगा इसका क्रेडिट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद शेख रशीद साहब, लेकिन इसमें सजाद साहब और उनकी टीम भी शामिल है जो सिफारत खाना है। इसमें अब हुआ क्या है, ये जो सेनेटर साहब बात कर रहे थे ना कि मैं 2 महीने बाद बताऊंगा, उसकी एक वजह बताता हूं आपको। हाँ, ये बड़ी एक देखिए, हम तमाम के लिए नहीं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2011 में ये हमारे कुछ जो है ना मुस्लिम ममालिक, जिसमें इराक है, ईरान है, अफगानिस्तान है, सीरिया है, पाकिस्तान है, इन पे ये बैन लगता है। और वो इसलिए बैन लगता है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वो कुछ मुस्लिम ममालिक के पीछे पड़े हुए थे, तो कुवैत ने यानी सूट फॉलो किया, उसने उनके यानी कदमों पे चलने की कोशिश की। अब ये है कि 2017 में, देखिए 2011 में ये बैन लगता है, 2017 में एक ऐलान होता है कि ये बैन अब लिफ्ट हो रहा है या हो चुका है। अब ये ऐलान भी वहीं से ही होता है, मगर इस पे इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। अब ये जो सेनेटर साहब ने कहा है ना कुछ महीने बाद, उनके कहने का मतलब ये है कि अभी तो शेख रशीद साहब की मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का खत गया है, उसके जवाब में एक जॉइंट कम्युनिके उस एग्रीमेंट की जिसकी सजाद साहब ने बात की है। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है? 2 इसमें एरियाज हैं टेक्निकल, जिसमें एक ऑयल की फील्ड है और एक मेडिकल फील्ड है। इसके वीजे जो हैं वो उनकी बात हुई है। जो सबसे ज्यादा बड़ा मसला हल हुआ है वो ये है कि वो तमाम फैमिली वीजे के जो डिनाई हुए थे, वो अब देखे ना वहां पे जो रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी ये 10 साल तकरीबन हो गए हैं कि कुछ लोग अपने वालिद साहब से नहीं मिलने जा सके, वालिद साहब अपनी यानी बेगम से नहीं मिल सके, 1 लाख के करीब। अच्छा, उनके लिए ये एक नवीद है। और इसके साथ ये कि सिर्फ ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं हुआ जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, तमाम गल्फ का जो एरिया है उसमें कोई भी पाकिस्तानी इन तमाम वीजों से फायदा उठा सकता है ऑनलाइन। राइट नाज़रीन, आई हैव टू वाइंड अप क्विकली ऑन दैट नोट। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन जिन्होंने आज हमारी इस नशिस्त में हमारा साथ दिया था। आईआर और खास तौर पे खारजा उमूर से मुंसलिक हमने बहुत सारी बातें की आज की नशिस्त में। इंशाल्लाह सी यू अगेन टुमारो। अल्लाह हाफिज़।